Hello everyone, welcome back. Welcome to part 39 of our Indian polity lecture series, and in this video we are going to continue the chapter of citizenship और citizenship के ऊपर ये हमारा second part होने जा रहा है. So these are the topics which we are going to cover in this video. First of all, we will be talking about the Commonwealth citizenship और उसके regarding क्या changes किए गए हैं इंडिया में उसकी हम बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. देन हम बात करेंगे कि इंडिया की सिटीजनशिप जो है बाय बर्थ कैसे मिलती है, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, इसकी बात करेंगे. एंड देन हम स्पेशल प्रोविजंस फॉर असम जो है उसकी बात करेंगे रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप. जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास ये ऑप्शन था कि वो कॉमनवेल्थ का मेंबर बना रहना चाहता है या फिर वो इस ग्रुप से एग्जिट कर जाना चाहता है. तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ का मेंबर जो है वो बना रहना स्वीकार किया. ठीक है, ये ऑप्शनल था, ये इंडियन गवर्नमेंट के पास डिसीजन था और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, हम मेंबर बने रहेंगे. और आज भी इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है. तो ओरिजिनली जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस समय इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर था. तो जो भी कंट्रीज कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे उन कंट्रीज के जो सिटीजन रहेंगे वो कॉमनवेल्थ सिटीजन कहलाएंगे. ठीक है, सो ये कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप जो है वो चल रहा था. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सिटीजन है कॉमनवेल्थ कंट्री का तो उसे सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कहा जाएगा. एंड कॉमनवेल्थ सिटीजन जो है उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता है एज एन एलियन सिटीजन इन इंडिया. एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मानते हैं कि यूके का एक इंसान जो है वो इंडिया में आता है. ठीक है, यूके क्योंकि कॉमनवेल्थ का पार्ट है एंड इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो यहाँ का सिटीजन जब इंडिया में आएगा तो हम उसको एलियन सिटीजन नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप. अगर वो यूके का पर्सन इंडिया में आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉमनवेल्थ सिटीजन. ओके, एंड क्योंकि हम उसे एलियन सिटीजन कंसिडर नहीं कर सकते हैं इसलिए उसे हम इन केस ऑफ वार हम इनेमी एलियन भी कंसिडर नहीं कर सकते थे. ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन जो है ये एग्जिस्ट कर रहा था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब भारत का संविधान लागू किया गया तो ये जो प्रोविजन है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था. बट फिर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इन चीज़ों में चेंजेस लाए जाते हैं. और वो क्या चेंजेस लाए जाते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट था कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का इसे डिलीट कर दिया जाता है एंड जो भी बेनिफिट्स कनेक्टेड थे रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप उसे हटा दिया जाता है. और इस अमेंडमेंट के बाद हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का कोई रेलेवेंस जो है इंडिया के साथ नहीं रहता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है दैट वी आर गोइंग टू ट्रीट एवरी फॉरेन सिटीजन्स इक्वली. हम फॉरेन सिटीजन्स के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे कि ये जो है ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर है, सिटीजन है, इसीलिए इसको अलग से ट्रीटमेंट हम देंगे. ऐसा नहीं होगा. इंडिया में कोई भी फॉरेनर जो है वो अगर आता है तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कॉमनवेल्थ कंट्री का मेंबर हो या वो कॉमनवेल्थ कंट्री का मेंबर ना हो. ओके, so now we will be talking about Citizenship Act of 1955. Acquisition of citizenship under the Citizenship Act of 1955. और हम देखते हैं कि Citizenship Act of 1955 जो है उसके तहत 5 तरीकों से इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है. तो वो कौन से 5 तरीके हैं, तो पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट. बाय डिसेंट का मतलब क्या हो जाता है, बाय डिसेंट का मतलब हो जाता है सिटीजनशिप थ्रू पेरेंटेज. यानी आपके पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का अगर कोई लिंकेज है इंडिया के साथ तो उसके बेसिस पे कैसे सिटीजनशिप मिलेगी या दी जाती है उसके बारे में हम देखेंगे सिटीजनशिप बाय डिसेंट टॉपिक के अंडर. ठीक है, देन बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, देन बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. यानी इंडिया ने किसी टेरिटरी को अपने अंडर में लिया और वो जो टेरिटरी है वो अब इंडिया का टेरिटरी है, तो उस कंडीशन में किन्हें सिटीजन माना जाएगा उसके रिगार्डिंग क्या बातें कही गई है उसको भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो ये 5 मोड्स है जिसके द्वारा सिटीजनशिप जो है इंडिया का एक्वायर किया जा सकता है, किया जाता है.
सो अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी जन्म के बेसिस पे इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो कैसे मिलता था, कैसे मिलता है और कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात की गई है। सो पहले क्या होता था कि इंडिया में कॉन्सेप्ट फॉलो होता था यूस सोली का, ठीक है, IUS देन SOLI। ये एक लैटिन वर्ड है। यूस सोली का मतलब क्या होता है? जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता, यानी कोई इंडिया में पैदा हो गया तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई बाय बर्थ। ओके, चाहे उसके पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी नेशनलिटी के थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अगर फॉरेनर इंडिया में घूमने आया और उसका बच्चा यहाँ पे पैदा हो जाता है तो वो जो बच्चा है वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो बाद में चेंज की गई, क्योंकि कुछ इलीगल माइग्रेंट अगर इंडिया में घुस जा रहे हैं और उनका बच्चा अगर पैदा हो जा रहा है इंडिया में, तो उस बेसिस पे वो इंडियन सिटीजन बन जा रहा है। तो इन चीज़ों को रोकना जो है वो भी काफ़ी ज़रूरी था। देश की यूनिटी, देश की सिक्योरिटी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी था, इसलिए इसके अंदर जो है बदलाव किए गए। और ये यूस सोली जो है इसको जस्ट सोली भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का एक ही मतलब है, सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो इससे क्या हो रहा था, कोई भी पर्सन अगर इंडिया में जन्म ले लेता है तो वो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन बन जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स किसी भी नेशनलिटी के हो, उसके पेरेंट्स भले ही इलीगल माइग्रेंट हो, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस बच्चे को, उस पर्सन को नेशनलिटी जो है, सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की मिल जा रही थी। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक रूल पास किया, और रूल पास करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर चेंजेस लाए और कहा कि जो लोग 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, वो जो बच्चा है वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा, ठीक है। सो ये जो डेट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे डेट जो है वो 1 जुलाई 1987 का ही क्यों यूज किया गया है, ये ही कट ऑफ डेट क्यों है? क्योंकि 1986 में फर्स्ट टाइम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसका अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट जो है वो 1 जुलाई 1987 से एप्लीकेबल हुआ। दैट्स वाई ये हमारा कट ऑफ डेट जो है वो बन गया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पेरेंटल कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पेरेंट किसी भी नेशनलिटी के हो, उससे कोई मतलब नहीं था। बच्चा अगर इंडिया में पैदा हो गया तो वो इंडिया का सिटीजन बन गया, तो इसको चेंज किया गया, ठीक है। फिर एक और पार्ट डाला गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में इंडिया में अगर पैदा हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता तभी दी जाएगी जब एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट जो है वो इंडिया के सिटीजन हैं। ओके, वन ऑफ द पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहां पे कह दिया गया कि दोनों में से कोई एक, यानी माता पिता में से कोई एक भी अगर भारत के नागरिक हैं और बच्चा जो है भारत में पैदा हुआ है तो ही उस बच्चे को हम भारत की नागरिकता देंगे। बट व्हाट अबाउट इलीगल माइग्रेंट? अगर दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट है तो क्या वैसे केस में भी हम दे देंगे नागरिकता? तो जी हाँ, अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है और दोनों में से एक पेरेंट अगर इंडियन सिटीजन है एंड दूसरा पेरेंट अगर इलीगल माइग्रेंट था, तो भी उस बच्चे को इंडियन सिटीजन जो है माना गया है, उसको सिटीजनशिप जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अनकंडीशनल सिटीजनशिप का जो एक्ट था वो रिमूव किया गया और सिटीजनशिप एक्ट को थोड़ा और टाइट किया गया। देन इस लॉ को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया गया और कहा गया कि कोई भी पर्सन जो 3 दिसंबर 2004 को पैदा हुआ हो या उसके बाद पैदा हुआ है तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप तभी मिलेगा, उसे इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा जब उसके दोनों जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड। ओके, या फिर दोनों पेरेंट्स में से एक जो पेरेंट है वो इंडिया का सिटीजन है एंड दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट अगर नहीं है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि अगर एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है तो क्या हो रहा था, तो
हमने देखा कि बिफोर 3 दिसंबर 2004 के केस में अगर एक पेरेंट जो है इलीगल माइग्रेंट भी है तो भी बच्चे को नागरिकता दी जा रही थी। बट इस चीज के अंदर चेंज लाया गया और इसे और स्ट्रिक्ट किया गया और कहा गया कि अगर दोनों में से कोई एक पेरेंट भी इलीगल माइग्रेंट है तो बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट जो है उसको इस एक्ट में डिफाइन किया गया और कहा गया कि कोई भी फॉरेनर जो इंडिया में इंटर करता है विदाउट वैलिड पासपोर्ट और वीजा तो वो इलीगल माइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा। या फिर कोई पर्सन जो है वो ओवर स्टे कर जाता है परमिटेड टाइम पीरियड से, यानी उसको जितना टाइम पीरियड दिया गया है उससे ज्यादा वो अगर इंडिया में स्टे कर जाता है तो उस केस में भी उस पर्सन को इलीगल माइग्रेंट घोषित किया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि दोनों में से एक भी पेरेंट अगर इलीगल माइग्रेंट है तो बच्चा जो है बाय बर्थ इंडियन सिटीजन नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो नहीं क्लेम कर सकता है। तो ये चीजें क्यों की गई? क्योंकि हम देखते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से काफी ज्यादा जो है इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं वो इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंडिया में घुस रहे थे एंड यहाँ पे कल्चर जो है वो मोर ओवर सेम था, जिसके वजह से वो मैरिज अलायंस भी होल्ड कर रहे थे। तो ऐसे केस में सिटीजनशिप को डिफाइन करना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। सो सिटीजनशिप बाय बर्थ जो है उसके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेट दो एक्सेप्शंस हमें याद रखने हैं कि अगर कोई डिप्लोमेट है, ठीक है, यानी कोई राजदूत है और उसकी पोस्टिंग जो है वो इंडिया में हुई है, वो किसी और देश का राजदूत है, इंडिया में वो पोस्टेड है और उस केस में क्या होता है कि उसका बच्चा यहाँ पे पैदा हो जाता है, तो क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी? तो तभी दी जाएगी जब उस डिप्लोमेट ने अगर इंडियन से शादी की हो, यानी दोनों में से कोई एक पेरेंट अगर इंडियन है तो उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी बाय बर्थ। अदरवाइज दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और वो यहाँ पे पोस्टेड है इंडिया में, राजदूत के रूप में वो कार्यरत हैं, तो उनका बच्चा अगर यहाँ पे पैदा होगा तो वैसे कंडीशन में उनके बच्चे को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ नहीं मिलेगी। ओके, देन सेकेंड एक्सेप्शन क्या कह रहा है दैट आइदर पेरेंट इज एन इनेमी एलियन एंड बर्थ अकर्स इन टेरिटरी अंडर इनेमी ऑक्यूपेशन, यानी जो माता पिता हैं दोनों में से एक भी अगर इनेमी एलियन को बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा किसी दूसरे देश के साथ जो है वार चल रहा है, वो कंट्री है कंट्री एक्स, और दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक जो पर्सन है वो एक्स कंट्री को बिलोंग करता है जिसके साथ इंडिया का वार चल रहा है, तो इस पर्सन को क्या कंसिडर किया जाएगा? इनेमी एलियन कंसिडर किया जाएगा। और इस पेयर का बच्चा जो है अगर उस टेरिटरी में पैदा हो जाता है जो टेरिटरी एनेमी ने ऑक्युपाई कर रखा है, हमारे दुश्मन ने ऑक्युपाई कर रखा है, तो वैसे केस में भी बच्चे को सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी इंडिया की। ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट क्लियरली। ओके, सो नेक्स्ट क्या तरीका है सिटीजनशिप लेने का? सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या हो जाता है? सिटीजनशिप थ्रू पेरेंटेज, मतलब वंशानुगत नागरिकता। वंश के आधार पे कैसे नागरिकता दी जाएगी किसी को, वो हम देखेंगे अभी। सो सिटीजनशिप बाय डिसेंट डिपेंड करता है जब वो पर्सन बॉर्न हुआ हो आउटसाइड इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1950 टू 10 दिसंबर 1992। यानी कोई ऐसा पर्सन है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है एंड उसके फादर इंडिया के सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड, तो वैसे केस में उस इंडिविजुअल को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है बाय डिसेंट। ठीक है, क्योंकि उसके फादर इंडिया के सिटीजन थे जब उस बच्चे का जन्म हुआ, इसीलिए वो जो बच्चा है वो इंडिया का सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ फादर को कंसिडर किया गया है, बट व्हाट इफ अगर किसी इंडियन महिला ने किसी फॉरेन आदमी से शादी किया, तो वैसे केस में क्या होगा? सो उसके लिए कहा गया कि कोई पर्सन जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 1992 बट बिफोर 3 दिसंबर 2004, तो दोनों में से कोई एक पेरेंट भी अगर इंडिया का सिटीजन है उसके बर्थ के समय पे, तो
उस इंसान को भारत की नागरिकता दी जाएगी। किस इंसान को? जो पैदा हो रहा है, ठीक है। और उसके पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर इंडिया का सिटीजन है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ और हर बर्थ, तो उस पर्सन को इंडिया की सिटीजनशिप जो है बाय डिसेंट मिल जाती है। देन थर्ड कंडीशन, born outside India on और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। अगर कोई 3 दिसंबर 2004 या 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर पैदा हुआ है तो उसको क्या क्या टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करने होंगे, ठीक है। सो ऐसे केस में जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चे का बर्थ जो है वो रजिस्टर करवाना होगा विद इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर, ठीक है। एंड आइदर पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी माता पिता में से कोई एक भी अगर इंडियन सिटीजन हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करे, तो बच्चे के पैदा होने के 1 साल के अंदर उन्हें इंडियन कॉन्सुलेट में जाना होगा उस कंट्री में और अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना होगा। जब उनके बच्चे का नाम रजिस्टर करा लिया जाएगा तो ही वो बच्चा जो है वो एप्लीकेबल है, वो बाय डिसेंट इंडिया का सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है इसे कंपलसरी बताया गया है, ये ऑप्शनल नहीं है कि अरे 1 साल छोड़ देते हैं आगे देखेंगे, ऐसा नहीं है। विद इन 1 ईयर ये चीज़ें जो हैं वो पूरी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ करता है। इनकेस माइनर जो है वो डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ हैं एंड उनका बच्चा जो है वो अमेरिका में पैदा हुआ, यूएसए में पैदा हुआ, दोनों में से एक जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, मान लेते हैं कि वाइफ जो है वो इंडियन ओरिजिन के है और वाइफ जो है वो चाहती है कि बच्चा जो है वो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करे। तो क्योंकि वो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ इसीलिए वो अमेरिका के हिसाब से डुअल सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है। वो अमेरिका का भी सिटीजनशिप होल्ड कर सकता है और इंडिया का भी सिटीजनशिप जो है वो होल्ड कर सकता है। बट जब वो बड़ा होगा, 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद 18 साल होने के बाद अगले जो 6 महीने होंगे उसके अंदर ही उसको या तो फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप जो है वो छोड़ देना होगा अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है और उसने फॉरेन सिटीजनशिप को नहीं छोड़ा तो उसको इंडिया का सिटीजन नहीं कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर आप डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाता है। देन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, उसको हम देखेंगे। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है और नीचे दिए हुए स्पेसिफिक कैटेगरीज को बिलोंग करता है तो कैसे सिटीजनशिप दिया जाता है बाय रजिस्ट्रेशन, उसको हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको हम POIs कहते हैं। सो ऐसे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं उनको सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन कैसे दिया जाता है? सो ऐसे लोग जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और इंडिया में वो 7 सालों तक रह चुके हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर बिकमिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ उनको सुटेबल क्वालिफिकेशन जो है वो भी फुलफिल करनी होगी। सुटेबल क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिग्री से मतलब वास्ता नहीं है। यहाँ पे सुटेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है कि वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, वो इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है वो सारी क्वालिफिकेशन उस पर्सन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये जो 7 साल का टाइम है इसे हमें ध्यान से समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे 6+1 ईयर्स का कॉन्सेप्ट आता है और ये मिला के टोटल 7 ईयर्स होने चाहिए। अब ये जो 6 साल है ये 6 साल कैसे कंसिडर किया जाता है? तो पिछले 8 सालों में मिनिमम अगर वो पर्सन 6 साल तक इंडिया में रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूटी में नहीं भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट वो 6 साल इंडिया में अगर स्टे कर चुका है एंड एप्लीकेशन करने से 1 साल पहले वो कंटिन्यूअस इंडिया में रहा है तो ही वो एप्लीकेबल है इस प्रोसेस के थ्रू सिटीजन बनने के लिए, ठीक। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन टोटल 7 ईयर्स अगर उस पर्सन का स्टे हो गया है इंडिया में तो वो अप्लाई करेगा
फॉर बिकमिंग सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन, और सारी चीज़ों को चेक की जाएगी, स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और सारी चीज़ें सही पाई गई तो उस पर्सन को इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो दे दिया जाएगा। देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं? तो ऐसा इंसान जो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो कंसिडर किया जाता है। ओके, देन सेकेंड कैटेगरी, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैटेगरी 3, स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन। मानते हैं कि एक इंडियन है, वो काम के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन कंट्री में गया और उसने वहां पे शादी कर ली, ठीक है। सो ये जो स्पाउस है, जो फॉरेनर है, उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी इंडिया की, अगर सिटीजनशिप उनको चाहिए? तो ऐसा जो फॉरेनर है जिसने किसी इंडियन से शादी की है, उसे वही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी 7 साल वाली जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। और ये टर्म एंड कंडीशन जो 7 साल वाली है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है, उन चीज़ों को उसने अगर क्वालिफाई कर लिया है, फुलफिल कर लिया है, तो वो रजिस्टर कर सकता है या कर सकती है फॉर बिकमिंग इंडियन सिटीजन। और उनका जो मैरिज है वो एप्लीकेशन के समय वैलिड होना चाहिए, सबसिस्टिंग होना चाहिए, यानी उनका डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, उनका सेपरेशन नहीं होना चाहिए, तो ही वो यहाँ पे आके इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो फोर्थ कैटेगरी, माइनर चाइल्ड अगर है तो माइनर चाइल्ड जो है वो इंडियन सिटीजन बन सकता है, वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, और इन प्रोसेस को फॉलो करके उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। देन फिफ्थ कैटेगरी है पर्सन्स फॉर्मली सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले सिटीजन थे या उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिटीजन थे, बट बाद में उन्होंने किसी और देश की नागरिकता ले ली और उनको वापस इंडिया की अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उस कंडीशन में क्या फुलफिल करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट है। सो ऐसा पर्सन जो खुद नागरिक था या उसके माता पिता जो हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया के नागरिक थे, उनको अगर भारत की नागरिकता सिटीजनशिप चाहिए तो उनको क्या फुलफिल करना होगा? उनको इंडिया में कम से कम 12 महीने जो है लगातार रहने होंगे, उसके बाद ही वो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। और जब वो एप्लीकेशन फाइल कर लेंगे, सारी चीज़ें चेक कर ली जाएगी और सारी चीज़ें जब सही पाई जाएगी तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाती है। सो नेक्स्ट सिक्स कैटेगरी बात करता है बच्चे की या फिर ग्रैंड चाइल्ड की ऑफ ए पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी जो पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं वो सिटीजन है इंडिया के और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा या ग्रैंड चाइल्ड जो है वो भी इंडिया का सिटीजन बने। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो बच्चा है उसकी नागरिकता अगर इंडिया की नहीं है और वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो जब वो बच्चा फुल एज अटेंड कर लेता है, फुल एज मतलब 18 ईयर्स और 18 प्लस 18 ईयर्स एंड एवव का एज अगर वो अटेंड कर लेता है तो वो रजिस्टर कर सकता है इंडियन सिटीजन बनने के लिए। बट रजिस्ट्रेशन करने से पहले, एप्लीकेशन देने से पहले उसको 12 महीने इंडिया में कम से कम रहने होंगे और इंडिया में 12 महीने रहने के बाद वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा और सारी चीज़ें अगर सही पाई गई तो उस बच्चे को इंडिया का सिटीजनशिप जो है वो मिल जाता है। देन नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी 7, जो कि बात करता है उन लोगों की जिनके पास OCI कार्ड है। जो पर्सन रजिस्टर्ड हैं एज OCI कार्ड होल्डर और पिछले 5 सालों से मिनिमम अगर उनके पास OCI कार्ड है और वो इंडिया में पिछले 12 महीनों से रह रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर बिकमिंग इंडियन सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोसेस जब वो फुलफिल कर देते हैं, सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाती है। देन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन क्या है, कैसे ये फॉलो होता है, उसको हम देखते हैं। तो कोई भी फॉरेनर जो है वो सिटीजनशिप इंडिया का एक्वायर कर सकता है बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, और साथ ही साथ उसको वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो फुलफिल करने होंगे जो 3rd शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट में बताए गए हैं। तो की कंडीशंस क्या क्या हैं, मेन क्या क्या हैं? तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो ऐसे कंट्री को बिलोंग नहीं करना चाहिए जिस कंट्री के सिटीजनशिप के लिए इंडिया ने बैन लगा रखा है, वो वैसे कंट्री को बिलोंग नहीं होना चाहिए। देन जो पर्सन, जो फॉरेनर
इंडिया का सिटीजनशिप चाहता है बाय फॉलोइंग नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, तो उसके पास एडवोकेट नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का, कम से कम एक लैंग्वेज का। और वो कौन से लैंग्वेज हैं? तो वो लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस मेंशन किए गए हैं उसमें से एक भी लैंग्वेज का नॉलेज अगर उस फॉरेनर को है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए, और उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसको रिजाइड करना है इंडिया में आफ्टर नेचुरलाइजेशन। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पे सिटीजनशिप ले लेता है, उसके 1-2 साल के बाद वो दूसरे कंट्री में चला जाता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उसका इंटेंशन है कि वो इंडिया को अपना घर बनाना चाहता है, वो यहाँ का सिटीजन बनना चाहता है, तो उसको लंबे समय के लिए यहाँ पे रहना होगा, तो ही ये सारी चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल होंगी और वो सिटीजन बन सकता है बाय फॉलोइंग नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। सो रेसिडेंट से रिगार्डिंग और क्या क्या रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करनी होगी? वो जो पर्सन है पिछले 14 साल में से 11 साल अगर इंडिया में रहा है, ठीक है, ये 14 साल में से कुछ समय वो बाहर जा सकता है, नेटिव प्लेस पे घूमना है, उसको मिलना है, लोगों से मिल के आ सकता है, बट पिछले 14 साल में से 11 साल जो है वो उसको इंडिया में गुजारने होंगे। और एप्लीकेशन फाइल करने से पहले कंटिन्यूअसली 1 ईयर उसको इंडिया में रहना होगा। स्मॉल ब्रेक्स जो है वो अलाउ किए जाते हैं, बट लॉन्ग ब्रेक जो है ये लास्ट का 1 ईयर जो है वो उसमें अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन टोटल अगर वो 12 साल रह गया है इंडिया में, यहाँ का लैंग्वेज वो समझ चुका है और बोल पाता है, उसने लैंग्वेज को अच्छे से सीख लिया है, लैंग्वेज पे पकड़ उसकी अच्छी हो गई है, यहाँ के कल्चर को वो समझ गया है, और उसका इंटेंशन है कि इंडिया को ही वो अब अपना परमानेंट घर बनाएगा, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगा और एप्लीकेशन में सारी चीज़ें सही पाई गई तो। स्पेशल रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है इस रिस्पेक्ट में, जब गवर्नमेंट देखती है कि जो पर्सन है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है और उसके पास कुछ स्पेशल टैलेंट है, या फिर वो साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, स्कॉलर है, या फिर पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल मेरिट है, तो जो टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं उसमें से कुछ या सारे टर्म एंड कंडीशन जो है वो भारत की सरकार हटा सकती है और उसको डायरेक्टली भारत की नागरिकता जो है वो दे सकती है। बट आपको याद रखना होगा कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो इलीगली घुसा है तो भाई गवर्नमेंट जो है वो वेव ऑफ नहीं कर सकती है टर्म एंड कंडीशन को। देन सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर इंडिया ने किसी फॉरेन टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया और वो फॉरेन टेरिटरी जो है अब इंडिया का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेसिफाई करेगी बाय ऑर्डर कि कौन वहां पे जो लोग रहते हैं वो सिटीजन कंसिडर किए जाएंगे इंडिया के। ठीक है, देन की पॉइंट्स क्या है? वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं उस टेरिटरी में वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं बनेंगे। उन्हीं लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी जिनको स्पेसिफाई किया जाएगा गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा। फॉर एग्जांपल ये एक टेरिटरी है तो यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी रहेंगे, कुछ वहाँ के नेटिव लोग भी रहेंगे, तो क्या हम सबको सिटीजन मान लेंगे इंडिया का? तो जी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू कि किन्हें जो वहाँ के नागरिक हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि पौंडीचेरी, गोवा, दमन दीव, सिक्किम, इन सारे स्टेट्स को जब इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया गया तो वहाँ के लोगों को सिटीजनशिप जो है वो दिया गया है। देन स्पेशल प्रोविजन फॉर असम। असम के लिए स्पेशल प्रोविजन क्यों दिया गया है? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे जो लोग हैं वो घुसपैठ कर रहे थे, वो इंडियन टेरिटरी में आके रहना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को इंडियन सिटीजन जो है वो कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। बट ये कब तक होता? और जो जनता थी असम की वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि लोग जो हैं दूसरे कंट्री से वो हमारी कंट्री में घुस जा रहे हैं और यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसके वजह से सेक्शन 6A जो है वो इंसर्ट किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में और इम्प्लीमेंट किया गया असम एकॉर्ड को। सो ये क्या था? असम एकॉर्ड क्या है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बेसिकली वहाँ पे जो आशू है, आशू मीन्स ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन,
उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ और जो इलीगल इमिग्रेशन था उसको रोकने की कोशिश की गई। और ये असम एकॉर्ड में स्पेशल प्रोविजन जो है वो लाए गए जो सिर्फ और सिर्फ असम के ऊपर एप्लीकेबल है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक सेपरेट एक्सेप्शनल सिटीजनशिप जो है वो मिल जाता है ओनली फॉर असम पीपल अनलाइक अदर इंडियन स्टेट्स। मतलब जो स्पेशल टर्म एंड कंडीशन रखी गई है वो सिर्फ असम में एप्लीकेबल है, वो दूसरे इंडियन स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। कोई और स्टेट जो है वो ऐसा सेपरेट रूल जो है होल्ड नहीं करता है। कोई और इंडियन रीजन जो है वो ऐसा सेपरेट कट ऑफ डेट जो है होल्ड नहीं करता है जो असम में लाया गया है। एंड कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो सेपरेट क्लास ऑफ सिटीजनशिप देता है जहां पे सिटीजन जो हैं वो माने जाते हैं कि भारत के नागरिक हैं, बट उनके पास वोटिंग राइट जो है वो 10 सालों के लिए नहीं दिया जाता है। ये चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ असम में अप्लाई किया गया है और यही यूनिक ट्रीटमेंट जो है उसके वजह से हम कहते हैं कि असम में स्पेशल प्रोविजन जो है वो अप्लाई किया गया है। तो ये क्या अप्लाई किया गया है उसे अब हम ध्यान से डिटेल में देखेंगे। सो यूनिक कट ऑफ डेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ असम के लिए है, ये आपको याद रखना होगा। और सेक्शन 6A के तहत 3 स्पेसिफिक डेट्स को मेंशन किया गया है। 1 जनवरी 1966, 25 मार्च 1971 एंड आफ्टर 25 मार्च 1971। ओके, और ये किस लिए लाया गया था? ये स्पेशली लाया गया है, क्राफ्ट किया गया है असम के लिए, क्योंकि असम मूवमेंट जो है वो हो रहा था बिकॉज फॉरनर्स इशू मतलब दूसरे देश से लोग जो हैं वो इंडिया में घुस जा रहे थे। बेसिकली बांग्लादेश की यहाँ पे बात की जाती है, तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो हैं घुस जा रहे थे और उनको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें जो है वो लाई गई। सो स्पेशल क्लास की हम बात कर रहे हैं, यानी हम देखते हैं कि सिटीजनशिप तो दी गई है बट वोटिंग राइट नहीं दिया गया है 10 सालों के लिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं? तो जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में इंडिया में घुस गए हैं उनको यहाँ का नागरिक मान तो लिया गया बट उनको 10 सालों के लिए नागरिकता नहीं दी गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जो है 1970 में घुस गया इंडिया में, तो अगले 10 सालों के लिए यानी 1980 तक उसके पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, बट उसको इंडिया का सिटीजन जो है वो कंसिडर कर लिया गया एंड फुल सिटीजनशिप जो है विद वोटिंग राइट उसको 1981 से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी होगी और इनके अंदर किसको कंसिडर किया गया है वो भी आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले उनको डिटेक्ट होना होगा, उनको रजिस्टर होना होगा और उनको इन सारी चीज़ों को पूरी करने के बाद सिटीजन जो है मान लिया जाएगा सारे पर्पस के लिए, एक्सेप्ट वोटिंग राइट उनको नहीं दी जाएगी एंड 10 साल के बाद वो फुल सिटीजन जो है वो बन जाएंगे। ये अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको असम के अंदर देखने को मिल जाती है और जो लोग इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में आए हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। सो एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि कोई पर्सन 1 जनवरी 1966 से पहले अगर घुस गया है तो उसके पास सारे राइट्स हैं, वो फुल सिटीजन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। बट कोई पर्सन 25 मार्च 1971 के बाद इंडिया में घुस गया है और ऐसे पर्सन को अगर आइडेंटिफाई कर लिया गया है तो ऐसे पर्सन को वापस से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बांग्लादेश जो है वापस भेज दिया जाएगा, उसको सिटीजनशिप जो है वो नहीं दी जाएगी इंडिया में किसी भी रिस्पेक्ट में। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स अगर रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो बचे हुए पार्ट्स हैं सिटीजनशिप के उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम समझेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।